हमारा टॉपिक चल रहा है गयासुद्दीन बलबन और गयासुद्दीन बलबन के प्रारंभिक जीवन से लेकर राजत्व सिद्धांत, उसकी न्याय व्यवस्था, सेना का पुनर्गठन, राजत्व का सिद्धांत, गुप्तचर व्यवस्था हम डिस्कस कर चुके। आज इसी टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे बलबन के द्वारा किए गए कार्यों में राज्य की वित्तीय व्यवस्था। बलबन ने सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी थी। किसी विजय अभियान का काम उन्होंने हाथ में नहीं लिया। इससे राज्य की व्यय काफ़ी बढ़ गया, अतः उनके राज्य की आय को बढ़ाने की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ा। भूमि कर तथा अन्य राज्य के करों की वसूली के लिए क्या किया होगा, इसकी ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती। केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से कर वसूल किए जाते रहे होंगे, हिंदू से जजिया के राज तथा कुछ अन्य कर वसूल किए गए होंगे। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि उसके राज्य की आय को बढ़ाकर सल्तनत की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। तुर्कमीरों का दमन। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्की अमीर थे, जिनका नेतृत्व चालीसा के मंडलों के हाथों में था। बलबन ने सिंहासन को अपने तथा अपने वंशजों के लिए सुरक्षित रखने हेतु इस मंडल तुर्कानी चहलगानी को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। इसके लिए उसने निम्न से निम्न उपायों का भी सहारा लिया। किसी को ज़ाहिर देकर मरवा डाला तो किसी को किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से मरवा दिया। किसी को न्याय की ओट में दंडित करके प्रजा की दृष्टि में उसका महत्व गिराया। इसके अलावा उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का भी गठन कर दिया और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए गए। पुराने तुर्की सरदारों के महत्व को कम करने के लिए उसने निम्न तुर्कों को भी ऊंचे पद प्रदान किए। अपने चचेरे भाई शेर खां को, जो कि 40 गुट का एक प्रमुख सरदार था, बठिंडा, बटनेर, समाना तथा सनम का सूबेदार था, विष देकर मरवा दिया। मालिक बकबक और हैबत खां को के दंड की बात हम पहले कर चुके। इस प्रकार बलबन चालीसा मंडल का सफाया करने में सफल रहा। इतिहासकारों का मानना है कि इससे बलबन का आतंक तो कायम हो गया, परंतु तुर्की सरदारों का सफाया कर देने का परिणाम ये निकला कि वे खलजी क्रांति के समय अपने आप को असहाय महसूस करते रहे। इसलिए प्रोफेसर निज़ामी ने तुर्कों के पतन के लिए बलबन को दोषी ठहराया। उपद्रवकारी तत्वों का दमन। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से लूटमार तथा उपद्रव मचाने वाली मेवातियों का दमन किया था, परंतु वे पुनः सक्रिय हो चुके थे और राजधानी दिल्ली तक धावा मारने लगे थे। इस पर बलबन ने उनका सफाया करने का प्रण करते हुए आसपास के जंगलों का सफाया करवा दिया और जंगलों में छिपे मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जंगलों में नई नई सड़कें बनवाई, सैनिक चौकियां कायम की गई, गोपालगिरी में एक दुर्ग बनवाया, अधिक उपद्रवी क्षेत्रों में साहसी अफगानों को नियुक्त किया गया और निर्वाह के लिए भूमि दे दी गई। 1 वर्ष के भीतर ही मेवातियों के उपद्रव शांत हो गए। मेवातियों से निपटने के बाद बलबन ने दोआब के लुटेरों की तरफ ध्यान दिया। खम्भेल, पटियाली और भोजपुर लुटेरों के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। ये लोग यात्रियों, राहगीरों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे। बलबन ने स्वयं उनके विरुद्ध प्रयाण किया। उनके केंद्रों तथा बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ भी जंगलों को सफाई करवाई गई, सड़कें बनवाई, सैनिक चौकियां कायम की गई और साहसी सैनिकों भूमि देकर बसाया गया। परिणाम ये रहा कि सल्तनत में शांति और व्यवस्था कायम हुई और मार्ग में डाकुओं से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने कटहर के उपद्रवकारियों को क्रूरता के साथ दमन किया और यहाँ भी दोआब जैसी व्यवस्था कायम की गई। नेक्स्ट है बंगाल की समस्या और तुगरिल का विद्रोह। बंगाल जैसे सुदूर प्रांत के सूबेदार दिल्ली के सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति सदा ही संदिग्ध बनी रहती थी। इसका मूल कारण रहा बंगाल का दिल्ली से अत्यधिक दूर होना। बंगाल की समृद्धि। जब बलबन सुल्तान बना उस समय बंगाल में तातर खां का स्वतंत्र शासन था।
लेकिन बलबन की अधीनता स्वीकार उसने कर ली थी। कुछ वर्षों बाद बलबन ने अपने विश्वास पात्र साहसी दास तुगरील को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। सुल्तान बलबन बूढ़ा हो चुका था और उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों की हलचल से दिल्ली में आतंक छाया रहता था। इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर तुगरील की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और उसने विद्रोह कर दिया और उसने सुल्तान मुगुस्सुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। बलबन के विरुद्ध उसके किसी भी अमीर ने पहली बार विद्रोह किया था। बलबन ने अमीर खां को एक बड़ी सेना के साथ तुगरील के खिलाफ भेजा। तुगरील ने उसे हरा दिया। कुपित बलबन ने अमीर खां को प्राणदंड की सजा दे दी और स्वयं तुगरील का दमन हेतु चल पड़ा। सुल्तान के आते की सूचना मिलते ही तुगरील खां लखनऊ से भाग गया, परंतु बलबन के आदेश से उसका निरंतर पीछा किया गया और अंत में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तुगरील के परिवारजनों, मित्रों, समर्थकों से भयंकर प्रतिशोध लेते हुए हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिए गए। और बर्नी लिखता है कि सुल्तान के आदेश से लखनऊ के बाजार में दोनों ओर सूलियां खड़ी की गई और उन पर तुगरील के परिवारजनों, साथियों और समर्थकों को मारकर लटकाया जाता रहा। अनेक लोग इस विभत्स दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए। बर्नी का कहना है कि जैसा दंड लखनऊ में दिया गया वैसा दिल्ली में कभी किसी ने नहीं सुना। इसके बाद लखनऊ का शासन अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंपकर और उसे अनेक हिदायत और चेतावनियां के बाद बलबन उसे सौंप दिल्ली लौट आया। मंगोल संकट और सीमांत नीति। इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण होते रहे थे और बलबन के समय उनके आक्रमणों का खतरा अधिक बढ़ा। मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु बलबन ने कुछ निश्चित कदम उठाए। प्रथम, जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन मार्गों पर नए दुर्ग बनवाए गए। शक्तिशाली सैनिक चौकियां कायम की गई। भटिंडा, सिरसा, बोहर, बटनेर आदि दुर्गों का निर्माण इसी वजह से किया गया था। सेकेंड, सीमांत सुरक्षा का दायित्व योग्य व विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। प्रारंभ में उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को यह दायित्व सौंपा। उसकी शूरवीरता से मंगोलों में आतंक पैदा हो गया। 1270 ईस्वी में उसने यह दायित्व अपने दोनों पुत्रों मोहम्मद खां तथा बुगरा खां को सौंपा। थर्ड, सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाकर वहां भी योग्य सैनिकों को रखा गया। फोर्थ, मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। बलबन ने इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक तो सीमांत क्षेत्र में शांति बनी रही, लेकिन 1279 ईस्वी में 1279 ईस्वी मंगोलों ने पुनः आक्रमण शुरू कर दिया। इस बार वे इतनी बुरी तरह से परास्त हुए कि आगामी 5 वर्ष तक आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाए। 1285 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोल ने पुनः आक्रमण किया। युवराज मोहम्मद खां ने उन्हें पुनः परास्त कर खदेड़ दिया, परंतु वो स्वयं मारा गया। इससे बलबन को गहरा सदमा पहुंचा। फिर भी उसने सीमांत की सुरक्षा में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। मृत युवराज के पुत्र खुसरो को उसके पिता के स्थान पर नियुक्त किया गया। बलबन की मृत्यु। युवराज मोहम्मद खां बलबन को प्राणों से भी अधिक प्रिय था और उससे उत्तराधिकारी भी घोषित किया हुआ था। उसकी अकाल मृत्यु ने 80 वर्षीय बलबन को मृतप्राय बना दिया। बर्नी बताता है कि सुल्तान दरबार में बैठकर राजकाज करता था और दिखावे के तौर पर शोक को भुला देता था, परंतु रात्रि के समय वह फूट फूट कर रोया करता था और अपने वस्त्र फाड़ देता था। उसका रोग बढ़ता गया और उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल से अपने पास बुला लिया, परंतु कुछ दिनों बाद बुगरा खां पिता से पूछे बिना ही लखनऊ लौट गया। बलबन ने मृत्यु के पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु के पश्चात शहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को सिंहासन पर बैठाया जाए। 1287 ईस्वी के मध्य महंत सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट सुल्तान है केकुबाद और ख्यूमस 1287 से 90 ईस्वी तक। बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने बड़े पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसके अमीरों ने उसके छोटे पुत्र बुगरा खां के लड़के केकुबाद को सिंहासन पर बैठा दिया। खुसरो को सुल्तान का सूबेदार बनाकर मुल्तान भेज दिया गया। इस परिवर्तन का मूल कारण सल्तनत को गृह युद्ध के विनाश से बचाना था, परंतु
पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का चयन करना एक नई बात थी। इससे सिद्ध हुआ कि तुर्की सरदारों ने पुनः सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया था। किसी को भी सुल्तान वे बना सकते थे। केकुबाद 17 से 18 वर्ष का स्वस्थ एवं सुंदर युवक। उसका पालन पोषण दादा बलबन के कठोर अनुशासन में हुआ था। दिल्ली के बूढ़े कोतवाल फखरुद्दीन के महत्वाकांक्षी दामाद निजामुद्दीन ने अनुभवहीन सुल्तान को सुरा और सौंदर्य में डुबाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। सुल्तान बनने के ख्वाब देखने लगा। इस देह से उसने खुसरो की हत्या करवा दी और इसके बाद उसने वजीर ख्वाजा खतीर की दुर्दशा की और फिर अनेक प्रमुख सरदारों को अपने रास्ते से हटा दिया का प्रयास किए। उसके ससुर यानी कि कोतवाल फखरुद्दीन ने उसकी काफी समझाया, परंतु उसकी चेतावनी निरर्थक रही। जब बुगरा खां को अपने पुत्र तथा दिल्ली के हालातों की सूचना मिली तो अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लाने के निश्चय करते हुए सेना सहित लखनऊ से प्रस्थान किया। निजामुद्दीन ने केकुबाद को उकसाया और बुगरा खां की नीयत के प्रति संदेह व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि वह सेना सहित दिल्ली से आगे बढ़कर अपने पिता की सेना का मार्ग रोक ले। अयोध्या के निकट पिता पुत्र का मिलन हुआ। इससे पूर्व निजामुद्दीन ने सुल्तान को अपने पिता से मिलने से रोकने के काफी प्रयास किए। इसमें असफल रहा। सुल्तान द्वारा बुगरा खां के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जो उसके हिसाब से बुगरा खां को स्वीकार न होनी थी, परंतु बुगरा खां ने उन्हें स्वीकार कर निजामुद्दीन की इस योजना को असफल बना दिया। शर्त के अनुसार उसने भरे दरबार में सिंहासन पर बैठे अपने पुत्र सुल्तान का अन्य अमीरों की भांति जमीपोशी और पेबोस जैसी रस्मों की अदा कर सम्मान किया। इस सारे दृश्य को देखकर सुल्तान केकुबाद को इतनी ग्लानि हुई कि वह सिंहासन छोड़कर अपने पिता के चरणों में जा गिरा। बरनी के अनुसार बुगरा खां ने अपने पुत्र को उन भयंकर परिणामों से सावधान किया जो उसके भोग विलास में डूबे रहने से उत्पन्न होने वाले थे। उसने शीघ्र से शीघ्र निजामुद्दीन को अपने पद से हटा देने का सुझाव दिया। उसके बाद बुगरा खां वापस लौट गया। दिल्ली लौटने के बाद केकुबाद भोग विलास को तो नहीं छोड़ पाया, परंतु निजामुद्दीन की हत्या करवाकर उससे मुक्ति अवश्य पा ली। पश्चात शासन सत्ता पर मलिक कच्चन और मलिक सुरखा नामक तुर्क अमीरों का वर्चस्व कायम हो गया। उसके पूर्व सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध निरंतर सफलता प्राप्त करने वाले जलालुद्दीन खलजी को दिल्ली बुलवा लिया और उसे आरिज़े ममालिक सेना का निरीक्षक का पद तथा शाइस्त खां की उपाधि से नवाजा। तुर्कों की खलजियों से नहीं बनती थी। तुर्क लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। खलजियों को भी तुर्कों से द्वेष था। अत्यधिक मद्यपान के कारण केकुबाद का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और उसे लकवा हो गया। ऐसी स्थिति में तुर्की सरदारों ने विचार विमर्श करके केकुबाद के अल्पवयस्क पुत्र ख्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ। एतमार कच्चन, सुरखा और कुछ अन्य तुर्की सरदारों ने सभी गैर तुर्क सरदारों को कत्ल करने की योजना बना डाली। ऐसे लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है पहला जलालुद्दीन खलजी का। जलालुद्दीन का इस षड्यंत्र की जब पता चला तो उसने दिल्ली के समीप बहारपुर चला गया और कच्चन स्वयं वार्ता के बहाने जलालुद्दीन को बुलाने गया। खलजी ने उसकी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद जलालुद्दीन के साहसी पुत्र अपने सैनिकों सहित राजमहल में घुस गए और शिशु सुल्तान ख्यूमर्स को पकड़कर अपने सैनिक शिविर में ले आए। मलिक सुरखा तथा अन्य अमीरों ने उसका पीछा किया, परंतु वे मौत के घाट उतार दिए गए। कुछ दिन बाद एक खलजी मलिक ने किलूगढ़ी के महल में घुसकर लकवे से पीड़ित सुल्तान केकुबाद को लाते मार मार कर मार डाला और उसके शव को एक चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया। चूंकि दिल्ली की जनता में बलबन के वंशजों के प्रति अभी भी निष्ठा थी, अतः जलालुद्दीन ने तत्काल राजमुकुट धारण करने का साहस नहीं किया। वह ख्यूमर्स का संरक्षक तथा वजीर बना और उसी के नाम से शासन चलाने लगा, परंतु सभी को मालूम था कि यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। ख्यूमर्स को कारागार में डाल दिया गया। 13 जून 1290 ईस्वी के दिन जलालुद्दीन सिंहासन पर बैठा और इस प्रकार अपमानपूर्ण ढंग से इल्बारी तुर्क के शासन का अंत हुआ और एक नए राजवंश का रोमांचकारी अध्याय शुरू हुआ। हमारा टॉपिक चल रहा है गयासुद्दीन बलबन और गयासुद्दीन बलबन के
प्रारंभिक जीवन से लेकर राजत्व सिद्धांत, उसकी न्याय व्यवस्था, सेना का पुनर्गठन, राजत्व का सिद्धांत, गुप्तचर व्यवस्था हम डिस्कस कर चुके।